हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं और किस तरह से याद किया जा सकता है। बहुत ही सरल ट्रिक से समझेंगे और इसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम याद करते हैं या रट्टा मारते हैं तो कुछ समय के बाद, 1 महीना 1 साल के बाद भूल जाते हैं। हमें इसको समझना है और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद करें। आज हम अपना जो भी याद करने का जो तरीका है, जिस तरह से मैंने याद किया है, उसको मैं आपको शेयर करता हूँ। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। जब लागू किया गया था उस समय भारतीय संविधान के अंतर्गत पार्ट जो था 22 था, लेकिन उसके बीच में संशोधन किया गया। 1950 से लेकर अभी तक बहुत बार संशोधन किया गया है। 104 बार भारतीय संविधान को संशोधन किया जा चुका है। आज की डेट में जो पार्ट है, एक टोटल जो है 25 है। कितना है पार्ट? पहले 22 था, अब हो गया 25। आर्टिकल 395 था, अब हो गया 448। शेड्यूल 8 था और शेड्यूल हो गया है 12। हम आज बात करेंगे शेड्यूल के बारे में और अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट के बारे में, फिर आर्टिकल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शेड्यूल हो गया है 12 और आज का टॉपिक हम कवर करेंगे कि शेड्यूल 12 को कैसे याद किया जाए और किस तरह से समझा जाए। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचते होंगे, ये आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र ही क्यों। आप सोच रहे होंगे कि 29 राज्य क्यों नहीं है, 9 संघ शासित क्षेत्र क्यों नहीं। दोस्तों, 28 राज्य, आज के डेट में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये समय के समय, जैसे जैसे समय के साथ चेंज होता रहता है। आज के डेट में 28 राज्य है और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। 28 राज्य कैसे हुआ? क्योंकि पहले 28 राज्य था, उसके बाद तेलंगाना ऐड किया गया था, 29 हो गया था। फिर उसके बाद जम्मू और कश्मीर को हटा दिया गया था, तो कितना हो गया? फिर 28 हो गया। उसी तरह संघ शासित जो क्षेत्र हैं पहले 7 थे, उसके बाद लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर को ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक कर दिया गया है, तब कितना हो गया? 8 संघ शासित क्षेत्र हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्रथम अनुसूची आपको याद रहेगा 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों, क्योंकि जो प्रथम अनुसूची है, पहली अनुसूची जो भी है, और पहला भाग और पहला अनुच्छेद तीनों एक ही हैं। तो आप जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठाते हैं तो उसके अंतर्गत पहली अनुसूची, पहला भाग और पहला अनुच्छेद तीनों एक है, इसलिए आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत के राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किसके माध्यम से दिया गया है, कौन से संशोधन से? तो 62वें संशोधन से दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में देखते हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लिए कि यहाँ पे राज्य और संघ, पहला में देख लिया कि राज्य और संघ का क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, और दूसरा में हम देख रहे हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों को, उसको राज्य को चलाने के लिए पदाधिकारी तो चाहिए, तब तो जाकर राज्य चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी जो हैं उनके लिए पद ग्रहण जब करते हैं उस दौरान शपथ करवाना है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। आपको याद करने का तरीका है कि पहले में क्या हो गया कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र हो गए, दूसरे में क्या हो गया कि पदाधिकारी जो थे उनको वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरे में क्या हो जाएगा? तीसरे में जो पदाधिकारी सेलेक्ट किए गए हैं वो करप्शन न करें, उनके लिए उनको शपथ दिलवाना है। तो 3 तो आपको याद हो गया। ठीक है दोस्तों, चौथी अनुसूची क्या है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि राज्यों और संघ क्षेत्रों को चौतरफा विकास के लिए, मतलब चारों तरफ, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए क्या है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का भी विवरण दिया गया है, यानी कि चौतरफा। चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या है? राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्य और संघ का बात आएगा और उसके चौतरफा विकास के लिए क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबको कुछ न कुछ से मैंने उसको रिलेट करके याद करना है। आपने समझ लिया पांचवी अनुसूची क्या है। ये अनुसूची है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप लोग जैसे जानते हैं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने इस तरह से अपनाया था कि 5 साल में इलेक्शन होता है, 5 साल में इलेक्शन होता है, कोई भी नेताजी आते हैं और अनुसूचित जनजाति के बारे में, वेलफेयर के बारे में बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप याद रखिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठा देख लेते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के, अब इसको अगर याद करना है कौन कौन सा राज्य, तो आप इसको एटीएम मशीन भी कर सकते हैं। ए फॉर, माने हम अपने याद के लिए एटीएम मशीन, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय और मशीन एम फॉर मिजोरम। ठीक है दोस्तों, के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो अब देखिए, इसको हम याद करने के लिए 5 तक तो हो गया था, 5 साल में इलेक्शन होता है तो अनुसूचित जनजाति के बारे में चले ठीक है, लेकिन अब इसको याद करने के लिए हमने अपना ट्रिक अपनाया था कि जब वहाँ पे सभी जगह अनुसूचित जनजातियों के लिए जब वेलफेयर के बारे में जब कोई भी नेताजी आए अपना कह के गए, तब वहाँ के लोग, कहाँ के लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे तरफ भी जनजाति लोग रहते हैं, इनके बारे में भी सोचिए। तो इनको क्या किया गया कि छठी अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये सब टेक्निक है, ना कि इसके रियलिटी है। रियलिटी जो लिखा हुआ वही है, बाकी मैं आपको याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ कि छठी अनुसूची कैसे हो गया। क्योंकि 5वीं में जब नेताजी आए और कहे कि भाई जो भी अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो फिर इससे सहमत होकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लोग भी कहे कि भाई मेरे तरफ भी जनजाति रहते हैं, मेरे को भी उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कहा ठीक है, बेनिफिट मिलेगा, अगले वाले में उसको डाल दिया गया छठा अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, 7वीं अनुसूची देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसको आसान तरीका है करने का कि केंद्र और राज्य के बीच क्या है, शक्ति अब प्रदर्शन होने लगा कि जी हम तो दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बंटवारा किया गया है और इतना ये भयंकर इन लोगों के बीच चल रहा था कि 7 दिन तक चल रहा था। ठीक है दोस्तों, 7 दिन तक इन लोगों के बीच में विवाद चलता रहता था। तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हो गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अब रियलिटी देखते हैं। रियलिटी है क्या, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जब किया गया है तो 3 जगह बंटवारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसके अंतर्गत जब ये कानून लागू किया गया था तो उस समय 97 विषय था, आज की डेट में 98 हो चुका है। वही राज्य सूची के बारे में देखते हैं तो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्र हित से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना होता है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, और जब संविधान लागू किया गया था उस समय 66 विषय था और वर्तमान में इसमें 62 विषय है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, लेकिन कानून के विषय समान होने पर, जब कानून के विषय टॉपिक सेम होगा उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। किसका मान्य होगा, जो केंद्र सरकार बनाएगी वही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। जब ये कानून लागू किया गया था तो उस समय 47 विषय थे इसके अंतर्गत। कितने थे, 47 विषय थे और अब इसके अंतर्गत हो गया है 52 विषय। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची, ये लास्ट अनुसूची था। जब संविधान लागू किया गया था उस समय 8 ही अनुसूची था, ये लास्ट अनुसूची है उसके अनुसार, लेकिन उसके बाद 4 और ऐड किया गया है। तो 8वीं अनुसूची को याद करने का सबसे आसान तरीका 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषा में से हमें 8 भाषा आता है।
ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि 22 भाषा किस में उल्लेख किया गया, तो 8वीं में किया गया। तो हमें 8 भाषा आता है, इसी जोश जोश में 8 भाषा याद भी कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसके अंतर्गत पहले जो था, जब ये लागू किया गया था, उसमें मात्र 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया। 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी लैंग्वेज है उसको जोड़ दिया गया। फिर 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को ऐड कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर 2004 ईस्वी में क्या किया गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोरो को ऐड कर दिया गया। यानी कि पहले से 14 था और इसके अंतर्गत 8 और ऐड कर दिया गया, यानी कि 22 भाषा अब हो गया है। तो आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस में किया गया है। तो आप याद रखिए कि हमें 8 भाषा आता है, पहला हो गया। या दूसरा ये सोचिए कि पहले 14 भाषा था और अब 22 भाषा हो गया है, यानी कि 22 भाषा किस में उल्लेख किया गया है। तो आप 14 भी याद रखिए, 14 8 22 होता है। तो 8 जो है अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है और 14 भाषा पहले था। तो इसको रिलेट करिए, अपना एक ट्रिक बनाइए। मैं अपना इस तरह से किया हूँ कि 22 भाषा में से मुझे 8 आता है, एक्चुअल में 8 मुझे आता नहीं है, लेकिन अगर इसको सही आंसर देखना है, सही याद करना है, तो 8 भाषा को ही याद रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत जो है 22 भाषा कौन कौन सा है, इसके अंतर्गत जो है 22 भाषा जो है असामी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी है। ठीक है दोस्तों, ये 22 लैंग्वेज हो गया, इस 22 लैंग्वेज को भी याद रखना चाहिए। फिर आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, क्योंकि पहले तो 8 ही अनुसूची था, बाद में ऐड किया गया है। ये ऐड किसके माध्यम से किया गया था, ये कौन सा संशोधन किया गया था इसके अंतर्गत, प्रथम संविधान संशोधन जब किया गया था 1951 ईस्वी में, उस समय 9वीं अनुसूची को ऐड कर दिया गया था। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण, ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या रखा गया था, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि संपत्ति का अधिग्रहण क्या करना चाहते हैं, नो नो, क्योंकि देखो दोस्तों, इसको हाँ कहिएगा तो हाँ होगा ही नहीं, आपको एक कोई टेक्निक करना है। संपत्तियों का अधिग्रहण नो, नयो, यानी कि 9वीं। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिग्रहण किसमें है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत मेंशन किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानूनों की समीक्षा कर सकती है। ठीक है दोस्तों, 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची जो है, यह संविधान में 52वें संवैधानिक संशोधन जो किया गया था 1985 ईस्वी में, उसके द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, टाइम टू टाइम संशोधन किया गया, उसी के द्वारा इसमें आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में जो है अनुसूची जोड़ा गया, भाग जोड़ा गया और अनुच्छेद जोड़ा गया है। यानी जोड़ा ही सिर्फ नहीं किया है, जोड़ा भी गया है, किसी किसी चीज़ को हटाया भी गया है। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल, 10वीं 10 दल, माने कि 10 से रिलेटेड करिए, 10 दल बदल माने 10 दल, माने दल 10 10 उसी से रिलेटेड है, 10 से दोनों स्टार्ट, 10 दल, या आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको इस तरह से याद रखना है। फिर 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जो है 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची, इसको अब रिलेट कैसे किया जाए, इसको रिलेट मैंने किया है कि जब मैं 11 क्लास में था तो पंचायती राज से वहाँ से पढ़ाई करता था और पंचायती वहाँ से जब पंचायत से मैं पढ़ता था, अपने यहाँ से घर से गांव से जब पढ़ता था, तो वहाँ पे क्या था कि हमने पढ़ा लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ही पंचायती करता था। तो
12वीं में क्या किया गया, मुझे शहरी क्षेत्र में भेज दिया गया, बाहर की तरफ भेज दिया गया ताकि जाकर वहाँ पे पढ़ें। तो फिर भी वहाँ पे भी किए, लेकिन आपको 11वीं में क्या हो गया, पंचायती राज, और 12वीं क्या हो गया, शहरी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। और 11वीं जो है 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 1993 में, और 12वीं अनुसूची जो है इसको ऐड किया गया था 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ये आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया, लेकिन इसको अब आप खुद इसका आंसर करिए, देखिए आप क्या कुछ समझ पाए। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। संपत्ति का अधिग्रहण, आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। 9वीं अनुसूची, संपत्ति का अधिग्रहण आपको बताया था, जैसे आएगा संपत्ति का अधिग्रहण 9 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना टेक्निक इसको लगाइए, मेरा ये टेक्निक है। 9वीं अनुसूची हो गया। नेक्स्ट, 29 राज्यों एवं 9 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस में किया गया है? 2 सेकेंड। प्रथम अनुसूची। ठीक है दोस्तों, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत मेंशन किया गया है, क्योंकि 29 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र, आपको मैंने जैसे इस 29 राज्य नहीं, इसको सुधार लीजिएगा, 28 राज्य और 8 संघ शासित। पहले ये था 29 राज्य और 9 संघ शासित, लेकिन अभी इसमें चेंज हो गया है, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसके अंतर्गत उल्लेख है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। आपको बताया था कि कोई भी नेताजी आते हैं तो 5 साल पे इलेक्शन होता है, आते हैं और अनुसूचित जनजाति के बारे में बोलते हैं, उसके वेलफेयर के बारे में बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना कुछ चीज़ से रिलेट करके इसको याद करिए। नेक्स्ट, पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है आपका द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने बताया था, जब राज्य है तो राज्य के लिए पदाधिकारी चाहिए, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। कौन सा अनुसूची में बताया गया है? 7वीं अनुसूची। दोस्तों, जैसे हमने जिक्र किया था, केंद्र और राज्यों के बीच जब शक्ति का बंटवारा किया जा रहा था तो दोनों अपने अपने शक्ति का हम कर रहे थे। तो इसको हमने समझने के लिए इस तरह से याद किया था कि 7 दिन ये विवाद कर रहे थे, कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन दोनों के बीच में क्या किया गया? केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा कर दिया गया कि आप ये कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची। इसको सरल तरीका था कि 22 भाषा में से मुझे 8 भाषा याद आता है, तो 8वीं अनुसूची में है। या आप दूसरा कर सकते हैं कि इसको जो उसमें याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज क्या करिए कि 22 भाषाओं, पहले 14 भाषा था और 8 भाषा इसमें ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। अगर आपको कोई डाउट है या इससे अच्छा कोई आपके पास ट्रिक है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसका अगर आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।